देखिए बच्चों, हमने जो वीडियो बनाई थी कल, उसमें हमने भाषा की चर्चा की थी। आपसे भाषा के बारे में बताया था कि भाषा कितने प्रकार की है, क्या कितनी भाषाएं होती है, संवैधानिक भाषा कितनी होती है, वो हमने कल बात की थी आपसे। लेकिन जो आज हम बात करने वाले हैं, मैंने कल कहा था कि जो भाषा का टॉपिक है वो दो हिस्सों में होता है। एक भाषा का एक जनरल टॉपिक होता है जो नॉर्मली से 22 भाषाएं होती हैं, कौन कौन सी संवैधानिक भाषाएं 22 बनी है, कब कब बनी थी, इसके बारे में बात की थी। और अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं भाषा के अनुच्छेद से रिलेटेड बात करने वाले हैं। भाषा के अनुच्छेद से रिलेटेड यानी कि आर्टिकल से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। आर्टिकल कितने हैं? तो 343 से लेके और 351 आर्टिकल्स की बात करने वाले हैं आज हम। 343 आर्टिकल में क्या है, 343 में क्या है, 344 में क्या है, 345 में क्या है, 346 आर्टिकल्स में क्या है, हम उनकी बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज हमारा जो भाषा का टॉपिक है वो अनुच्छेद से रिलेटेड है। ये सेकंड लेक्चर है। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो हम इससे पहले वाला जो वीडियो है भाषा वाला, उस पर जाके वो जरूर देख लेना। उसका लिंक जो है वीडियो में मिल जाएगा आपको नीचे। तो आगे चलते हैं। आज हम बात करने वाले भाषा के अनुच्छेद के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए भाषा का जो अनुच्छेद है वो 4 भागों में बांटा जाता है। जो आर्टिकल्स है हमारे पास, जो आर्टिकल्स है हमारे पास वो 4 भागों में बांटे जाते हैं। 4 भागों में डिवाइड किए जाते हैं। तो आर्टिकल्स जो हमारे कितने हैं? आर्टिकल्स 343 से लेके 351 तक हमारे आर्टिकल हैं और वो 4 भागों में डिवाइड किए जाते हैं। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं ये पूछ लेता है आपसे पेपर वाला। तो सबसे नंबर है कि संघ की भाषा। संघ की भाषा में कितने आर्टिकल्स आते हैं? तो 343 आर्टिकल आता है और 344 आर्टिकल आता है। उसके बाद आती है प्रादेशिक 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 भाषा आती है। प्रादेशिक भाषा में 345 से आता है, 346 भी आता है और 347 आर्टिकल भी आता है। उसके बाद है न्यायपालिका की भाषा। न्यायपालिका की भाषा, इसमें आर्टिकल 348 आता है और 349 आता है। और लास्ट में हमारा जो आर्टिकल्स है वो जो हमारे लास्ट में आर्टिकल्स आते हैं वो होती है विशेष निर्देश किया, विशेष निर्देशों की भाषा। इसमें आर्टिकल 350 और 351 आता है। तो कुल मिलाकर हमने हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो 4 भागों में हम लोगों ने बांट लिए हैं। क्योंकि भाषा के जितने आर्टिकल हैं 343, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, वो हमने 4 भागों में बांटे हैं। पहला जो भाग है हमारा संघ की भाषा, उसमें 343 और 344 आर्टिकल है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास प्रादेशिक भाषा, इसमें 345, 346, 347 आर्टिकल, 3 आर्टिकल है इसमें। और न्यायपालिका की भाषा इसमें 348 से 349 है और विशेष निर्देशों की भाषा उसमें 350, 351 है। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको बस इसको साफ कर दूंगा फिर टॉपिक को। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आपको याद रखना है कि आर्टिकल्स जो है वो टोटल जो है हमारे 343 से 351 है, वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहले संघ की भाषा में से डिवाइड किया गया है, उसके बाद प्रादेशिक भाषा आती है, उसके बाद न्यायपालिका की भाषा आती है, उसके बाद विशेष निर्देशों की भाषा आती है। चलिए, आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, अब पहला टॉपिक है हमारे पास संघ की भाषा। यानी कि पहला टॉपिक हमारे पास संघ की भाषा। और संघ की भाषा का जो आर्टिकल है वो 343 है। 343 जो आर्टिकल है वो सिंगल आर्टिकल्स नहीं है, वो 343 के 3 आर्टिकल्स इसके साथ चलते हैं। 343 का फर्स्ट आर्टिकल, 343 का सेकंड आर्टिकल्स और 343 का थर्ड आर्टिकल्स। यानी कि 343 जो आर्टिकल्स है वो 3 भागों में बांटा जाता है। तो काफी लंबा लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर। सब बच्चों को पता है कि ये बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है और अनुच्छेद का लेक्चर है ये भाषा का। तो याद रखना कि बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके लिए, हर पेपर में, यूपीएससी में भी और जो वनडे एग्जाम होते हैं सभी में क्वेश्चंस आते हैं यहां से। तो 343 का जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या बताता है? वो बताता है कि हमारी जो भाषा होगी, हमारी जो संघ की भाषा होगी, जो हमारे संघ की भाषा होगी वो कैसी भाषा होगी? वो संघ की भाषा देवनागरी हिंदी होगी। देवनागरी हिंदी भाषा होगी हमारी। यानी कि देवनागरी क्या है? देवनागरी एक लिपि होती है
कि वर्ड को जिस तरह से लिखा जाता है, वर्ड की जो लिपि होती है, अल्फाबेट्स वगैरह जो होते हैं, जैसे आ, ए, ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, मैं, न, ते, द, ख, ये सब लिपि होती है। और लिपि को जोड़ने के बाद जो लिपि को जोड़ दिया गया है सही क्रम में, सेंस के अकॉर्डिंग सही क्रम में जोड़ दिया गया, तो उससे भाषा बन जाती है। तो हमने कहा कि आर्टिकल 343 क्या दिखाता है कि संघ की भाषा, आपकी संघ की भाषा कौन सी है, तो देवनागरी हिंदी है। लेकिन अगर इसके साथ एक चीज और जोड़ बता देता हूं मैं साथ साथ ही, लेकिन आपसे अगर संख्याएं पूछेगा कि संख्याएं कौन सी है, मतलब संख्याएं कौन सी है, तो क्या संख्याएं में देवनागरी हिंदी है, देवनागरी की है? बिल्कुल नहीं है, संख्या देवनागरी नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो चलती है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भाषाएं होती है। जैसे अगर हम देवनागरी हिंदी की बात करें तो कौन कौन सी जो संख्याएं आ जाती है, यानी कि 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई। तो इस तरह से ये हमारी देवनागरी हिंदी की जो है ये नंबर्स पढ़ते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे साफ लिखा हुआ 343 के आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ कि हमें देवनागरी संख्या का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें केवल इस्तेमाल करना है अंतरराष्ट्रीय नंबर्स इस्तेमाल करने हैं। यानी कि अब ये नंबर्स नहीं चलने वाले, आपके नंबर चलने वाला 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस तरह के नंबर चलेंगे, देवनागरी हिंदी के नंबर बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो पहला आर्टिकल 343 का फर्स्ट क्या कहता है कि हमारे संघ की भाषा कौन सी होगी, हमारे संघ की भाषा होगी देवनागरी हिंदी भाषा होगी हमारी, ठीक है। लेकिन जो संख्याएं होंगी वो देवनागरी हिंदी की संख्या नहीं होंगी, देवनागरी नंबर्स नहीं होंगे। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। बचपन में पढ़ते थे ना, जैसे हम लोग टीचर पढ़ाता था हम लोग को बचपन में कि 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, वो नहीं पढ़ते हैं हम लोग। 343 के आर्टिकल में वो नहीं पढ़ना है, यानी कि हमें इंटरनेशनल नंबर्स को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 4 5। तो कुल मिलाकर ये आर्टिकल आपका क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए जहां से लेना है आपको। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 343 के 2 में क्या बताया गया है, उसकी बात करेंगे। तो यहां तक का एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना है, कहना है, क्वेरी है तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका पढ़ लूंगा मैसेज जो भी आप लिखेंगे। बस ये रखना कि 343 का आर्टिकल फर्स्ट देवनागरी हिंदी के बारे में बताता है जो संघ की भाषा होगी, लेकिन संख्याओं के बारे में नहीं बताता है। संख्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो संख्या चलती है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह के नंबर चलते हैं, ये नंबर नहीं चलते हैं, ये हमारे देवनागरी नंबर्स होते हैं, ये नहीं चलते हैं। तो ये साफ मना कर दिया आर्टिकल 343 के फर्स्ट में, बिल्कुल मना कर दिया गया है। तो प्लीज आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलता हूं, इससे रिमूव कर रहा हूं। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल नंबर पे, चलते हैं आर्टिकल नंबर 343 का 2 क्या कहता है, देखिएगा। आर्टिकल 343 का 2 कहता है कि हमारे भारत में जो है वो जब संविधान लागू होता है तो 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू होता है, तो संविधान लागू होने के 15 साल तक 15 साल तक कॉन्टिन्यूस, पूरी लगातार, कॉन्टिन्यूस माने लगातार रूप से, कॉन्टिन्यूस किसका, यानी कि अंग्रेजी का यूज होता रहेगा, अंग्रेजी लैंग्वेज का, अंग्रेजी भाषा का यूज होता रहेगा। यानी कि लगातार संविधान लागू होने के बाद भी 15 साल तक हम अपने शासकीय कार्यों में, जो हमारी गवर्नमेंट्स के कार्य होते हैं उसमें लगातार हम 15 साल तक अंग्रेजी भाषा का यूज करते रहेंगे। और उसके बाद 15 साल बाद क्या होगा वो आप बात की बात है। और जिस तरह से हम आजादी से पहले और देश के संविधान लागू होने से पहले अंग्रेजी का यूज अपने शासकीय कार्यों में कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी अपने कार्य करते रहेंगे। तो आर्टिकल 343 कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू होने के बाद अगले 15 साल तक हम अंग्रेजी का इस तरह से यूज करते हैं जिस तरह से पहले यूज करते रहे थे। जैसे अंग्रेज शासनकाल में अंग्रेजी का मोस्टली यूज होता रहा, तो अगले 15 साल तक भी हम इस तरह से यूज करते रहेंगे। तो बड़ा ही क्रिटिकल है कि अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, लेकिन हमें अंग्रेजी के साथ अब भी जीना पड़ेगा। ये वाली कहावत हमारी बिल्कुल सही हो जाती है इस आर्टिकल्स में कि भाई अंग्रेज चले जाते हैं लेकिन हमें अंग्रेजी के साथ अब भी जीना पड़ेगा, और ये 15 साल तक और जीना पड़ेगा, हमें अपने शासकीय कार्य पूरी तरह से ऐसे करते रहना होगा। तो यही देखिए कमाल की बात है। तो 26 जनवरी 1950 के बाद तक भी 15 साल तक हमें अंग्रेजी का लगातार अपने शासकीय कार्यों में यूज करता रहना होगा, ये आर्टिकल्स बताता। और जैसे पहले करते थे हम ऐसे ही करता रहना होगा। तो यहां तक अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं टॉपिक को। ठीक है, हो गया, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। कोई भी पूरी तरह से आर्टिकल्स क्लियर हो जाना चाहिए आपके, एक एक आर्टिकल्स का पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आर्टिकल्स का पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो ये आपकी कमी होगी या फिर मेरी कमी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कोई कमी ना करूं, आप अपनी तरफ से पूरे जोर लगा दीजिएगा बस, ठीक है। तो 343 आर्टिकल का 3 क्या कहता है कि 15 साल तो गुजर गए भाई,
अब 15 साल जब गुजर जाएंगे हैं तो 15 साल गुजर गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या 15 साल बाद में बदल लेंगे हम अपनी, अब हम अपनी भाषा देवनागरी हिंदी का इस्तेमाल कर लेंगे? बताइए करेंगे कि नहीं करेंगे? बस यही आर्टिकल से जुड़ा हुआ था कि हमने क्या किया, हमारी जो भाषा होगी देवनागरी हिंदी होगी, लेकिन नंबर्स देवनागरी नहीं होंगे। ये क्या था आर्टिकल 340 का फर्स्ट क्या था। फिर कहता है कि आजादी के बाद भी और संविधान लागू होने के बाद भी 15 साल तक लगातार हम अपने अंग्रेजी का यूज करते रहेंगे भैया, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी का यूज करते रहेंगे 15 साल तक। अब ये कह रहा 15 साल बाद क्या होगा, क्या कुछ विशेष होने वाला है? तो ये आर्टिकल बताता है कि 15 साल गुजर जाने के बाद फिर क्या होगा। तो उसने कहा 15 साल गुजर जाने के बाद फिर एक एक्ट बने, संसद अधिनियम बनाएगी, यानी संसद विधि बना के ये जांच करेगी कि अंग्रेजी का यूज होता रहना चाहिए कि नहीं होता रहना चाहिए। बताइए अंग्रेजी का यूज होता रहना चाहिए कि नहीं होता रहना चाहिए, शासकीय कार्य में अंग्रेजी चलती रहनी चाहिए कि नहीं चलती रहनी चाहिए। ये भी विवाद का विषय रहा है इसमें। तो बहुत सारे दक्षिण भारत के जो राज्य थे, मैं आपको दक्षिण भारत के राज्य में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो मराठी वाले बोलते हैं, यहाँ पे कन्नड़ वाला भाषा वाला बोलता है, यहाँ मलयालम भाषा वाला बोलता है, यहाँ तमिल भाषा वाला बोलता है, तेलुगु वाला भाषा बोलता है। यानी कि आंध्र प्रदेश के तेलुगु वालों को दिक्कत है, अगर भाषा हिंदी भाषा का शासकीय यानी कि हिंदी में अगर शासकीय कार्य किए जाने लगे, लगातार शासकीय कार्य होने लगे, तो फिर हमारी लैंग्वेज का क्या होगा भाई? क्योंकि दक्षिण भारत में सब अंग्रेजी ही लगभग बोलते हैं, वहां की जो स्टेट लैंग्वेज है वो इतनी नहीं बोली जाती जितनी इंग्लिश बोली जाती है। तो वे ये सोचने लगे भाई अब क्या होगा हमारा, मतलब अगर तेलुगु भाषा का तो हमारा मतलब इंग्लिश, यहाँ पे दक्षिण भारत में इंग्लिश ही बोली जाती है और इंग्लिश को ही हटा दिया जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा है? तो फिर उसके बाद ये एक बड़ी एक लॉजिकल बात थी। तो संसद यानी कि 15 साल गुजरे भी नहीं थे, 15 साल गुजरे भी नहीं थे, यानी कि इसी बीच में एक बहुत बड़ी कसमकस खड़ी होगी लोगों के सामने कि भाई अंग्रेजी आगे 15 साल बाद रहेगी या चली जाएगी, हमारे हिंदी मतलब देवनागरी हिंदी का यूज होता रहेगा या मतलब यूज होगा भी या नहीं होगा, या फिर अंग्रेजी चलती चलेगी या नहीं चलेगी। तो दक्षिण भारत के लोगों को डर था कि कहीं देवनागरी हिंदी शासकीय कार्यों में, नेशनल लेवल पे शासकीय कार्यों में अप्लाई ना हो जाए, इसलिए वो बहुत घबराए हुए थे। उस तरह से नॉर्थ इंडिया का दबदबा बढ़ेगा और साउथ इंडिया का दबदबा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा लैंग्वेज के आधार पर देखा जाए तो पूरे भारत में। तो फिर यहाँ कहीं ना कहीं कसमकस रही और बहुत जल्दी क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे 15 साल गुजरे भी नहीं थे तो संसद में एक विधि लेकर आए, दक्षिण भारत के दबाव में कह सकता हूं मैं, उधर पश्चिम बंगाल के जो बांग्लादेशी थे उनके दबाव में कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एक एक्ट पास कर दिया गया था और उसे कहा गया, संसद ने एक विधि बनाई। तो मैं क्या कह रहा हूं, आर्टिकल 310 का 3 क्या कहता है कि 15 साल गुजर जाने के बाद क्या अंग्रेजी शासकीय कार्य में चलती रहेगी जैसे पहले चल रही थी, या अब भी चलेगी कि नहीं चलेगी? यही एक क्वेश्चन था इस आर्टिकल्स में कि अब चलेगी कि नहीं चलेगी अंग्रेजी, क्या हिंदी का यूज होगा या नहीं होगा। लेकिन दक्षिण भारत लोगों के दबाव की वजह से और हमारे पश्चिम बंगाल के बांग्लादेशियों के दबाव की वजह से यह मामला फिर अटक गया है। और क्या हुआ, संसद ने 2 साल पहले ही एक राजभाषा अधिनियम बनाया, राजभाषा अधिनियम बनाया 1963 में, और इसने सब कुछ धरा। जिस जो आर्टिकल्स में कहा था 15 साल के बाद क्या होगा, या इस आर्टिकल में कहा कि 15 साल लगातार चलता रहेगा, 15 साल बाद क्या होगा इस आर्टिकल में, तो एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया यहाँ। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में राजभाषा अधिनियम 1963 में कहा गया, ये वास्तव में जो आर्टिकल आया था, ये जो आर्टिकल आया था उस आर्टिकल में जो अधिनियम बनाया गया था, ये कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के लोगों के दबाव की वजह से बनाया गया था, उधर बांग्लादेशी के दबाव की वजह से बनाया गया था। उन्हें डर था कि कहीं देवनागरी हिंदी का यूज भारत के शासकीय कार्यों में संघीय भाषा के रूप में न होने लगे, इससे डरे हुए थे वे लोग। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 15 साल पहले ही, 15 साल गुजरे में देखिए 15 साल पहले ही संसद से एक विधि बनवा दी, उसका नाम था राजभाषा अधिनियम 1963, और उसमें कहा कि भाई हिंदी, अगर आप देवनागरी हिंदी का यूज कर रहे हैं, अगर आप शासन कार्यों में देवनागरी हिंदी का यूज कर रहे हैं, तो अंग्रेजी का भी यूज लगातार चलता रहेगा इस तरह से ही। लो जी, मतलब हमें पता था कि यहाँ पे इंग्लिश का चेंजेस होना है शासकीय कार्य में, लेकिन यहाँ नहीं होता है कि कुछ भी मान लीजिए, आप इसे पॉलिटिकल इश्यूज मान लीजिए, आप किसी कुछ भी मान लीजिए, ये हुआ। और कहते हैं दक्षिण भारत में जो दुर्मुख सरकार चलती थी उस समय, द्रविड़ मुद्रम कड़गम जो सरकार होती थी, बांग्लादेश की जो सरकार चलती थी वहां पे, तो उन लोगों ने कहीं सीपीआई वालों ने कहीं ना कहीं हमें दबाव में डाल दिया इन चीजों के लिए, और शासकीय कार्य जो हिंदी में होने चाहिए थे वो अब भी अंग्रेजी में चलते रहे। फिर उसके बाद कभी इसके लिए कुछ नहीं हुआ, आर्टिकल्स के लिए जैसे आर्टिकल्स पढ़ा हुआ था वैसे ही रहा। लेकिन मैं इस आर्टिकल के साथ एक चीज बताना चाहूंगा, एक आर्टिकल और आता है 349 आर्टिकल्स, ये आगे आएगा लेकिन मैं इस एडवांस से बता रहा हूं। अगर राजभाषा से रिलेटेड, यदि भाषा से रिलेटेड कोई भी एक्ट पार्लियामेंट में लाया जाता है,
ये बात सुन लीजिए ढंग से। अगर कोई भी भाषा से रिलेटेड कोई भी एक्ट, कोई भी बिल यानी कि पार्लियामेंट में लाया जाता है, कोई से सदन में लाया जाता है, चाहे लोकसभा में लाया जाता है चाहे राज्यसभा में लाया जाता है, अगर कोई भी एक्ट लाया जाता, कोई भी बिल लाया जाता है सदन में, तो उसे सदन में लाने से पहले, कोई सदन में ला रहे हो आप, लोकसभा में ला रहे हो राज्यसभा में ला रहे हो, तो सदन में लाने से पहले आपको राष्ट्रपति की परमिशन लेना जरूरी होगा। ये आर्टिकल 249 बोल रहा है हमारे लिए। तो याद रखना ये वाला आर्टिकल्स भी, अगर कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में ला रहे हो तो उसकी परमिशन पहले प्रेसिडेंट से लेनी होगी आर्टिकल 249 के तहत। और ये भी हुआ, यहीं पे ये भी हुआ इस तरह से, यानी कि राजभाषा अधिनियम पास किया गया 1963 में, तो उससे पहले भी प्रेसिडेंट में परमिशन ली गई थी कि इस बिल को लाया जाए कि नहीं लाया जाए, और यहां पे प्रेसिडेंट ने परमिशन दी कि ठीक है भाई आप बिल लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए फिर इंग्लिश का ही लगातार यूज होता रहा, और हिंदी का भी, हिंदी के साथ देवनागरी हिंदी के साथ में अंग्रेजी का यूज इस तरह चलता रहेगा, जिस तरह से पहले चल रही है अंग्रेजी शासी कार्यों में, ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये बड़ा बुरा हाल रहा इसका। तो लेकिन छोड़ो इन बातों को, सब ये बेसिकली चीजें हैं। आपको पेपर में अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का आंसर करना है। लैंग्वेज क्या होगी, कैसे क्वेश्चंस करना है, कैसे नहीं करना है, वो आपकी अपनी खुद की प्रॉब्लम्स होगी, उसे अपने आप सोल्व आउट करना। लैंग्वेज बदल के देगा पेपर में, अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। चलिए एक बार फिर जल्दी से रिवाइज कर देता हूं कि टॉपिक क्या था। टॉपिक संघ की भाषा, आर्टिकल 343 और 344 दो आर्टिकल आते हैं इसमें। 343 का फर्स्ट क्या कहता है, वो कहता है कि भारत की जो संघ की लैंग्वेज होगी वो देवनागरी हिंदी होगी, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये कहा गया कि जो नंबर्स होंगे वो देवनागरी नंबर्स नहीं होंगे, एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, चार इकाई वाले नंबर नहीं होंगे। वे नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 वाले नंबर्स होंगे। फिर दूसरा क्या कहता है 343 का 2 क्या कहता है आर्टिकल्स, ये कहता है कि अगले 15 साल तक, हमारे अगले 15 साल तक यानी कि भारत के शासकीय कार्यों में जो संघ के कार्य हैं उनमें लगातार अंग्रेजी का यूज होता रहेगा जैसे पहले हो रहा था, ठीक है। फिर 15 साल बाद क्या होगा, ये आर्टिकल बोलेगा। तो इस तरह से कहा कि 15 साल बाद 343 का 3 आर्टिकल जो सब आर्टिकल 3 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि 15 साल के बाद अब हमें क्या करना है कि शासकीय कार्यों में हिंदी का यूज करना है कि नहीं करना है भाई, और उसके लिए विधि बनाई जाएगी, इसके लिए परफॉर्म करने के लिए कि भाई हिंदी रहेगी या नहीं आएगी, देवनागरी हिंदी का संघ के कार्यों में यूज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए एक विधि के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, विधि जो होगी, जो विधि लाई जाएगी उसी के अकॉर्डिंग वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो बस फिर यही था, क्या हुआ फिर अब 15 साल गुजरे भी नहीं थे कि कहीं ना कहीं दक्षिण भारत की दुर्मुख डीएमके के दबाव में और सीपीआई के दबाव, बांग्लादेश के सीपीआई के दबाव में कहीं ना कहीं फिर ये एक्ट बनाया गया, और एक्ट का नाम था राजभाषा अधिनियम 1963। और उसमें एक साफ लिख दिया गया कि भारत के संघ के कार्यों में, शासकीय कार्यों में अंग्रेजी के साथ हिंदी का भी यूज चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां तक के हमारे आर्टिकल्स पूरा हो गया। अब हम आर्टिकल्स उठाते हैं 344 की तरफ चलते हैं। तो यहां तक तो क्लियर हो गया, कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को तो पूछ लेना मेरे बच्चे। मैं जानता हूं थोड़ी सी स्पीड मेरी ज्यादा रहती है पढ़ाने की, हमेशा ही ज्यादा रहती है, क्लास में भी मैं ज्यादा ही जोर से पढ़ाता हूं, और यहां पे भी जो मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूं तो मेरी स्पीड भी थोड़ी ज्यादा है। शुरू में 1-2 लेक्चर्स में दिक्कत आती रहेगी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग मैं भी ढल जाऊंगा और तुम मेरे अकॉर्डिंग ढल जाओगे, यानी कि हम एक दूसरे के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे जरूर। तो ये थोड़ा समय गुजरेगा हमारे साथ, तुम्हारे साथ। तो अब आर्टिकल आता है 344। देखिए 344 आर्टिकल एक काफी बड़ा लेंथी आर्टिकल्स माना जाता है। इसमें ये आर्टिकल्स है किससे रिलेटेड, ये पूछा था कि आर्टिकल 344 है किससे रिलेटेड, तो ये राजभाषा के कमीशन से रिलेटेड, पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड है। यानी कि हम कहेंगे, यानी कि जो आर्टिकल 344 है ये राजभाषा से रिलेटेड, राजभाषा से रिलेटेड, कमीशन से रिलेटेड है, यानी कि आयोग से रिलेटेड है, एंड पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड है। पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड है, यानी कि संसदीय समिति संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपका कि आर्टिकल 344 किससे है, तो राजभाषा आयोग से रिलेटेड है ये, और पार्लियामेंट्री कमेटी से, राजभाषा की जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है उससे रिलेटेड है। तो अगर हम कमेटी की भी स्पेशल बात करें कि कमेटी ही की बात कर ले, हम कमेटी छोड़िए, पहले हम कमीशन की बात कर लेते हैं, यानी कि राजभाषा कमीशन की बात करते हैं। तो राजभाषा कमीशन में कितने आर्टिकल्स आते हैं, तो भैया राजभाषा आर्टिकल्स में कमीशन आते हैं आपके 344 का सब आर्टिकल 1 आता है, 344 का आर्टिकल सब आर्टिकल नंबर 2 आता है, और 344 का सब आर्टिकल नंबर 3 आता है। अब जाते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज की तरफ जाते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज में कितने आर्टिकल्स आते हैं, तो भैया इसमें भी 3 आर्टिकल्स आते हैं आपके। इसमें आता है 344 का सब आर्टिकल 4 आता है,
और 344 का सब आर्टिकल 5 आता है और 344 का सब आर्टिकल 6 आता है। तो ये आर्टिकल्स हैं जो हमें 344 के रिवाइज करने हैं, रिवाइज भी किया है, हमने डिवाइड भी किया है, दोनों चीज की है। अब हम 344 को विस्तार से पढ़ेंगे, 344 के कमीशंस वाले में क्या है, कमेटीज वाले में क्या है। तो जल्दी से इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब आर्टिकल्स एक एक करके पढ़ेंगे। 344 का सब आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे, फिर 4 पढ़ेंगे, फिर 5 पढ़ेंगे, फिर 6 पढ़ेंगे, फिर 345 आर्टिकल पढ़ेंगे, 346 आर्टिकल पढ़ेंगे, 347 पढ़ेंगे, 348 पढ़ेंगे। वैसे 349 में बता चुका हूं, मैं दोबारा बताऊंगा। 349 आर्टिकल्स, उसमें साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कोई भी बिल अगर भाषा से रिलेटेड लाने वाला है या लाना है हमें, तो पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, यानी संसद के दोनों सदनों में उसे प्रेजेंट करने से पहले आपकी राष्ट्रपति की परमिशन लेनी जरूरी होगी भैया। ये आप दिमाग में डाल लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है पेपर में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, तो हम एक एक करके आर्टिकल्स पढ़ेंगे अब जब, ठीक है। चलिए आर्टिकल 344 का फर्स्ट क्या कहता है, सब आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, क्या कहता है 344 का फर्स्ट आर्टिकल? तो वो कहता है कि राजभाषा आयोग बनेगा, यानी कि आपका राजभाषा कमीशन बनेगा। आपका कब बनेगा भाई? उसने क्या लिखा हुआ है 344 के फर्स्ट सब आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है कि संविधान के लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के लागू होने के 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद क्या होगा, इनके 5 साल बाद एक राजभाषा आयोग बनेगा। तो कब बना भैया? 26 जनवरी 1955 में पहला फर्स्ट राजभाषा आयोग बना। उसके बाद कहा गया कि इसके आयोग बनने के बाद जो दूसरा राजभाषा आयोग बनेगा वो कब बनेगा, ये पूछा उन्होंने। फिर कहा कि कब बनेगा, तो इनके इसके 10 इयर्स, 10 साल बाद बनेगा भैया। अब 10 भी जोड़ दीजिएगा इसमें, तो 10 साल बाद बनेगा। तो 26 जनवरी 1965 में, 1965 में सेकंड राज भाषा आयोग बना। तो आर्टिकल क्या कहता है 344 का सब आर्टिकल 1 क्या कहता है? वो कहता है कि संविधान लागू होने के 5 साल बाद एक राजभाषा आयोग बनेगा। उसके बाद कहता है कि उसके 10 साल बाद, उसके फर्स्ट बनने के 10 साल बाद सेकंड राजभाषा आयोग बनेगा, ठीक है। अब इससे राजभाषा क्या करेगा कि हमारी जो लैंग्वेजेस है उसमें कितने सुधार किए जावे, कितना उसमें रिफॉर्म्स किए जावे, क्या क्या उसके एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, इन सभी रिकमेंडेशंस के लिए सिफारिश करना होता था उसके लिए। लेकिन इसमें ज्यादा कुछ इसमें रहा नहीं है। तो फर्स्ट राजभाषा के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर कहा जाता है कि ये फर्स्ट राजभाषा के अध्यक्ष थे जो 1950 में बना था। और दूसरे जो राजभाषा था उसके बारे में नहीं है ज्यादा क्लियर कि उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये 1960 में बना था। तो क्या फिर उसके बाद देखा कि आने वाले 20 साल बाद बनेगा या 15 साल बनेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ कि शुरू के 2 आयोग के लिखे हुए थे कि संविधान लागू होने के 5 साल बाद बनेगा, फिर उसके 10 साल बाद दूसरा बनेगा, और तीसरे राजभाषा के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको भी समाप्त कर दिया और कहा जाता है कि यहाँ पे 1976 में राजभाषा आयोग को ही खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। और यहां पे क्या किया? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग बना दिया, जो एचआरडी मंत्रालय है, एचआरडी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है, इसे एचआरडी कहा जाता है, जो शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है वर्तमान में। तो इसे तो एचआरडी मंत्रालय के अधीन इन्होंने एक नया यानी कि राजभाषा समाप्त कर दिया और एक नया आयोग बनाया जिसका नाम था वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग बनाया। और ये 1976 से बना और यही कहा कि भाषा से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशंस करनी होगी ये आयोग करेगा। तो यहां पे हमारा जो आर्टिकल्स नंबर जो 344 का 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी आपको भी मेरी लैंग्वेज समझने में। मैंने कहा ना कि हमें तुम्हें समझने में और तुम्हें हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी,
लेकिन धीरे धीरे दिक्कतें दूर हो जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग का टाइम भी एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी तो 1-2 लेक्चर ही हुआ है हमारा यूट्यूब पे। तो बात चलती है कि आर्टिकल 322 का सब आर्टिकल 2 क्या कहता है। वो क्या कहता है कि आयोग की जो रिकमेंडेशंस होंगी, जो आयोग की रिकमेंडेशन होगी, कौन सा है आयोग? राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग की जो रिकमेंडेशंस होंगी वे कौन कौन सी रिकमेंडेशंस होंगी, ये वाला क्वेश्चंस निकल के आ रहा है। तो राजभाषा आयोग की जो ड्यूटीज है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज होगी, ये हमारे आर्टिकल 344 के 2 में, सब आर्टिकल्स 2 में बताया गया कि राजभाषा जो बना, हमने 5 साल बाद में बनाया संविधान लागू होने के बाद, फिर हमने 10 साल बाद में बनाया, और फिर हमने कहा कि ठीक है भैया अब नहीं बनेगा भाई। 1976 में हमने कहा कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग बनेगा, और वही भारत की जो लैंग्वेजेस होगी उस पर रिकमेंडेशंस करने के लिए जो भी सिफारिश होगी वही सिफारिश करेगा। तो यहां से क्या बताया गया, यहां से बताया कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाएगा। हिंदी के जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी शासकीय भाषा है, उसमें हिंदी का यूज करते रहेंगे, और हम अंग्रेजी को धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस करते रहेंगे, अंग्रेजी को धीरे रोकते रहेंगे, हम लोग हिंदी का ज्यादा यूज करते रहेंगे। तो ये राजभाषा ने थोड़ी सी रिकमेंडेशन की, लेकिन चल नहीं पाई है। आपने सोचा कि चली, बिल्कुल नहीं चली। तो राजभाषा आयोग की ड्यूटीज के बारे में बताया गया, आर्टिकल्स पर बताया गया कि धीरे धीरे शासकीय कार्यों में हिंदी का यूज बढ़ता रहेगा, और कहीं ना कहीं अंग्रेजी को धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस किया जाएगा, उसे रोका जाएगा, उसे कम किया जाएगा, ये बातें बताई गई थी। उसके बाद आर्टिकल नंबर चलते हैं 344 के 3 में चलते हैं। इसमें बताया गया कि जो भी रिकमेंडेशंस करेगा कमीशन, जो भी रिकमेंडेशन कमीशन करेगा, उसे अपनी पूरी रिपोर्ट, अपनी पूरी जो आयोग की रिपोर्ट होगी वो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करेगा, जो प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट उससे फिर बाद में क्या करेगा, उसे संसद के पटल में रखेंगे, और वहां पे जो भी डिस्कस होगा वो बाद में लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 344 आर्टिकल्स जो राजभाषा आयोग से रिलेटेड था कंप्लीट हो गया। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है जल्दी से बताइए। मैं फिर बताना चाहूंगा, ये बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 311 में क्या लिखा हुआ कि 26 जनवरी 1950 के बाद 5 साल बाद एक राजभाषा बनेगा, फिर 10 साल बाद फिर दूसरा बनेगा, और फिर कहा कि चलो अब बनेगा भी नहीं भैया। 1976 में फिर हमने एक नया एचआरडी मंत्रालय के नीचे हमने एक नई शुरुआत कर दी। हमने कहा वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग बनेगा, एक नया आयोग खत्म कर दिया। हमने कहा कि पुराने आयोग हटाइए, अब नया आयोग चलेगा भैया। और 344 के 2 में, सब आर्टिकल्स में 2 में क्या था कि राजभाषा की ड्यूटीज क्या होगी, उसकी ड्यूटीज होगी कि वो हिंदी को धीरे धीरे शासकीय कार्य में बढ़ाता जाएगा और अंग्रेजी को कम किया जाएगा। ये थोड़ी सी बातें बताई गई थी। उसके बाद आर्टिकल 344 के 3 में क्या है, इसमें कहा कि पूरी रिपोर्ट जो राजभाषा का अपनी पूरी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा, और प्रेसिडेंट संसद के पटल रखेंगे, और उसके बाद उस पर डिस्कस किया जाएगा, और उसकी रिकमेंडेशंस को फिर लागू करने की बात है कि लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आपके लिए, जल्दी से लीजिए, बढ़िया लिख लीजिए। जो मैं बोल रहा हूं साथ साथ लिखे जाइए, वीडियो को धीरे धीरे पॉज करते रहिए। जो मैं बोलता हूं वही लिखना है आपको, अपने नोट्स बनाने, साथ साथ नोट्स भी बना के चलने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं कि आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं। ये नहीं कि मैं यहां खड़ा होने के बाद में फिर आपको मैं कहूंगा कि ठीक है भैया आप थोड़े थोड़े नोट्स भी लिखते रहिए, मैं बोलते जाऊंगा, बिल्कुल नहीं है। आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 344 का 4 जाता है, सब आर्टिकल 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, ठीक है, ओके। आर्टिकल 344 का जो सब आर्टिकल्स होता है वो 4 है। क्या कह रहा है 4 क्या कह रहा है कि भैया उसने कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटीज होगी राजभाषा के लिए, राजभाषा से रिलेटेड पहले कमीशन पढ़ा आपने, और पढ़ रहे पार्लियामेंट्री कमेटीज, यानी कि राजभाषा से संबंधित, राजभाषा से रिलेटेड पार्लियामेंट्री संसदीय कमेटी होगी। राजभाषा से रिलेटेड एक संसदीय कमेटी होगी। अब संसदीय कमेटी में कितने को सब जानते हैं, पार्लियामेंट्री जो कमेटीज होती है, जो पीसीज होती हैं, जिन्हें पीसी शॉर्ट में पीसीज कहा जाता है, पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है। इसमें कौन लोग आते हैं, सब जानते हैं इसमें कौन लोग आते हैं। यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटीज में लोकसभा से कितने सांसद आते हैं, तो यहाँ पे 20 सांसद आते हैं, यानी कि 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आते हैं यहाँ पे। और राज्यसभा से कितने आते हैं, तो राज्यसभा से 10 एमपीज आते हैं। कुल मिलाकर कितने एमपीज आ जाते हैं, तो पार्लियामेंट्री तुमसे पूछेगा राजभाषा पार्लियामेंट्री कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, तो आप बताना कि इसमें 30 एमपीज होते हैं। कहां से कितने आते हैं, तो 20 सदस्य राज्यसभा से आते हैं, 20 सदस्य राज्यसभा, 20 सदस्य लोकसभा से आते हैं, 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। कुल मिलाकर 30 एमपीज आते हैं पीसी पार्लियामेंट्री कमेटीज में। और जो चुनाव होता है सब जानते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के आधार पर किया जाता है।
तो लिख देता हूं मैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव, अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव या प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि जो पीसीज होती है, जितनी पीसी, चाहे वो बाद में पार्लियामेंट्री कमेटीज क्यों ना हो बात वाली, लेकिन यहां पे जो पीसी बन रही है किसके लिए, भाषा के लिए बन रही है, तो उसमें कितने सदस्य आते हैं, उसमें 30 एमपीज आते हैं, और इसमें राज्यसभा से कितने आते हैं, 10 आते हैं एमपीज, और लोकसभा से कितने, 20 एमपीज आते हैं। और चुनाव प्रणाली कैसी होती है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली होती है। और पहली बार कब बनी भारत में पीसी जब आई थी, तो 1957 में पीसी आई थी, और उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, गोविंद बल्लभ पंत, जो यूपी के पहले सीएम थे, इनको बनाया गया था पहली पीसीस। तो ये पीसीस की बात हो रही, यहां तक कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, जल्दी से इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार जल्दी से इस लोगों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 की बात करते हैं। आर्टिकल 344 का 5 ये क्या बताता है, ये भी ड्यूटीज बताता है कि पार्लियामेंट्री जो पीसीस की ड्यूटीज होती है, वो कौन कौन सी ड्यूटीज होती है, वो क्या काम करती है, किस तरह से वो अपना कार्य करती है, ये ड्यूटीज के बारे में बताया गया, ऐसे करते बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है कि 344 का 6 सब आर्टिकल जो 6 है, वो क्या बताता है कि जो पीसीस है, पीसीस जो भी रिकमेंडेशंस करती है, पीसीस जो भी रिकमेंडेशंस करती है, जो भी सिफारिशें करती है, उसे उस पर विचार किया जाता है, और विचार करने के बाद वो पार्लियामेंट में रखी जाती है, वो संसद में रखी जाती है, संसद के दोनों पटल पे रखी जाती है, दोनों ही पटल पे रखे जाते हैं, दोनों ही सदन में रखे जाते हैं। उसके बाद उसमें डिस्कस किया जाता है, और फिर विचार विमर्श के बाद जो भी डिसीजन संसद का होता है वो मानने के लिए बाध्य होते हैं, सब लोग माने जाते हैं इस तरह से। तो कुल मिला के जो भी पीसीस ने बनाए, जो भी विचार दिए, तो पूरी रिपोर्ट के भागों पे डिस्कस किया जाता है, उसमें निर्देश दिया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कुल मिला के हमारे 344 आर्टिकल्स भी पूरा हो जाता है। अब यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप छोटे छोटे जल्दी से। अब आगे चलते हैं आर्टिकल 245। आर्टिकल 345 क्या कहता है कि राज्य अपने शासकीय कार्य के लिए, यानी कि ऑफिशियल पर्पस के लिए, राज्य अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए कोई भी लैंग्वेजेस ले सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, सेट कर सकता है कोई भी लैंग्वेज। तो यहां पे क्या कह रहा है आर्टिकल 310 कह रहा है कि राज्य अपने शासकीय कार्य के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए वो किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, किसी भाषा को भी वो एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे हम बताते हैं, तो राज्य अपने शासकीय कार्य के लिए कोई भी भाषा वो एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है। जैसे मैं बता देता हूं आपको, उत्तर प्रदेश की जो शासकीय भाषा है वो 2 है, पहली देवनागरी हिंदी है और दूसरी भाषा उर्दू है, और कहा जाता है कि उर्दू को 1989 में लिया गया था। तो आर्टिकल 345 साफ कहता है कि राज्य अपने शासकीय कार्य के लिए किसी भी भाषा को अपना सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। और किसी राज्य की जो शासकीय भाषा होती है, उससे लैंग्वेजेस होती है, वो कई भी हो सकते हैं, 2 भी, 3, 4, 5 भी लैंग्वेज होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक आर्टिकल 345 क्लियर है। उसके बाद 346 आता है। 346 आर्टिकल क्या कहता है, 346 कहता है कि दो राज्यों के बीच में या मान लीजिए राज्य टू केंद्र के बीच में, संघ के बीच में, दो राज्यों के बीच में, राज्य या संघ के बीच में पत्र व्यवहार के लिए, कोरस्पोंडेंस के लिए, यानी कि पत्र व्यवहार करने के लिए कि आपका क्या मैसेज है, आपका हमारी तरफ से क्या मैसेज है, जो लेटर्स भेजे जाते हैं, तो पत्र व्यवहार के लिए किसी भी भाषा का हम उपयोग कर सकते हैं।
भाषा मतलब है जितनी भी भाषाएं हैं भारत में, 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, या उनसे अलग भी कोई भाषा है अगर कोई चाहे तो, जैसे हमारे बिहार में भोजपुरी होती है, भोजपुरी इज नॉट अकाउंट इन द 22 संवैधानिक भाषाओं में नहीं है, लेकिन फिर भी पत्र व्यवहार उसमें किया जा सकता है। तो क्वेश्चन है कि दो राज्यों के बीच में जैसे वे आपस में एग्री हो सके, और राज्य जो संघ के बीच में जो भी पत्र व्यवहार होगा उसकी किस प्रकार कौन सी भाषा में पत्र व्यवहार होगा, इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 246 में कर दी गई है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 347 क्या कहता है, 347 क्या कहता है कि कोई भी राज्य अपनी किसी राज्य में, कोई भी राज्य में जहां पे ज्यादा भाषा बोली जाती हो, मतलब कोई भी राज्य जहां किसी भाषा को ज्यादा बोलने वाली जनसंख्या हो, मतलब किसी राज्य में अगर कोई भी जनसंख्या ज्यादा भाषा बोलती है, अगर ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग हैं वहां, तो डेफिनेटली उस भाषा को उसकी राज्य की भाषा बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या कहा, आर्टिकल फिर दोबारा देख लीजिएगा। राज्य अपनी शासकीय भाषा के लिए कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद दो राज्यों के बीच में या राज्य केंद्र के बीच में, यानी कि पत्र व्यवहार के लिए किसी भाषा का भी इस्तेमाल हो सकता है, कोई दिक्कत। अगर दोनों राज्य आपस में राज्य और संघ और केंद्र आपस में राजी है, और कोई भी राज्य जहां पे किसी भाषा को ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, तो वहां पे वो अपनी राज्य की भाषा के रूप में कोई सी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे एग्जांपल है बिहार में भोजपुरी लैंग्वेज 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार के लोग अपनी भाषा को जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बोलने वाले इस्तेमाल है जहां, वो भोजपुरी ज्यादा बोलते हैं, इसलिए भोजपुरी आर्टिकल यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, भोजपुरी का आर्टिकल में इस्तेमाल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर्टिकल की बात करते हैं 348 की, तो ये जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, काम हो जाएगा आपका। थोड़ा सा मुझे तेज पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, बार बार वीडियो को पोस्ट करके देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आर्टिकल्स में अच्छे से पढ़ना है, आर्टिकल्स बहुत आते हैं पेपर में। तो 348 आर्टिकल्स क्या कहता है, यानी कि हमने क्या बताया, हमने संघ की भाषा आर्टिकल 343 और 344, फिर मैंने कहा कि प्रादेशिक भाषा कौन सी, 343 है, 46 है, 47 है। अब आते हैं न्यायालय की भाषा, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर मान लीजिए विधानमंडल हो आपका, या फिर आपकी संसद हो, वहां पे जो भी लैंग्वेज यूज की जाती है, मोस्टली जो भी लैंग्वेज यूज की जाती है वो अंग्रेजी भाषा यूज की जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं 2-3 आर्टिकल्स बताना चाहूंगा। संसद में बताया गया है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट संसद के होते हैं, वो आर्टिकल 120 के तहत, आर्टिकल 120 के तहत यानी कि वे या तो अंग्रेजी में ही बोल सकते हैं या फिर वो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन स्पीकर की कहने पर, स्पीकर की परमिशन लेने के बाद वे अपनी मदर टंग में, यानी कि अपनी मदर टंग में भी वे स्पीच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आर्टिकल स्पेशल मैंने आपके लिए बता दिया। आर्टिकल 120 क्या कहता है कि संसद के कोई से भी सदन के अगर सांसद है और वो अगर अंग्रेजी हिंदी में बोलना नहीं चाहते हैं, तो वो स्पीकर की मतलब स्पीकर की परमिशन के बाद वो अपनी मदर टंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां से आर्टिकल को उल्टा कर दीजिएगा, यानी कि 120 का 210 कर दीजिएगा, तो फिर विधानमंडल के लिए अप्लाई हो जाएगा। यानी कि जो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली है या काउंसिल के हैं, यानी एमएलए एमएलसीज हैं, तो वे अगर इंग्लिश हिंदी में नहीं बोलना चाहते, वो अपनी मदर टंग में बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पीकर की परमिशन के बाद वे बोल सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 210 इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्टिकल 120 और 210 वो विधानमंडल की लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो वहां के सांसद होते हैं या वहां के जो विधायक होते हैं, वो अपनी लैंग्वेज अपने आप चूज कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर की परमिशन के बाद होगा। लेकिन मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा कैसी होगी, अंग्रेजी होगी 348 आर्टिकल के तहत। और फिर एक चीज और बताता हूं साथ साथ ही आपको, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, कहां पर बनते हैं, इनके विधानमंडल बनते हैं, संसद बनते हैं, वो सब अंग्रेजी में बनाए जाते हैं। और अगर प्रेसिडेंट कोई अध्यादेश जारी करता है, वो भी अंग्रेजी में अध्यादेश जारी करेगा। तो आर्टिकल 348 जो है वो अंग्रेजी भाषा को इंपोर्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। और स्पेशली तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई भी रिट डालेंगे ना, कोई भी आज का पिटीशन डालेंगे, वो भी अंग्रेजी में ही डाली जाएगी, उसका डिसीजन भी अंग्रेजी में आएगा। तो यहाँ पे बताया गया, संसद ने कहा कि संसद में अगर ऑर्डिनेंस कोई आने वाला है या वहां पे कोई बिल आने वाला है, तो वो भी अंग्रेजी में ही आएगा। हाँ, उसका जो ट्रांसलेशन है, जो बिल का ट्रांसलेशन हिंदी में अगर मैं किसी भी मदर टंग में करवाना चाहते हो मिल जाएगा, लेकिन वो जो बिल आते हैं वो भी सब अंग्रेजी में ही आते हैं बिल आपके। चलिए, आर्टिकल 349 में पहले बता चुका कि कोई भी भाषा से रिलेटेड बिल लाने से पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होगी।
और जब सदन के पटल पे तभी रखा जाएगा जब प्रेसिडेंट की परमिशन हो जाएगी। चलिए एकदम हटा दें इसको, आराम से लिखना, आराम से इसे करना, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज बनाना, ठीक है। अपने नोट्स भी बनाने हैं सब बच्चों को अपने हिसाब से, लैंग्वेज अपने नोट्स में ही बनानी है, ये नहीं किसी किताबी लैंग्वेज उतार लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, अपनी ही लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं, पहली बात सुन लीजिएगा। चलिए आर्टिकल 350, इसमें कहा कि कोई भी समस्या आती है, अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसका जो निदान होगा, निदान समझते हो ना, उसकी जो सॉल्यूशन होगा, इसकी समस्या का सॉल्यूशन हम किसी भी भाषा में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमें 22 भाषाओं में शामिल नहीं है कोई भाषा, और फिर भी हम किसी समस्या का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हम कोई सी भाषा में भी उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन है कि राज्य किसी भी समस्या का समाधान जो है वो कोई सी भाषा में भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आप 22 भाषा में से इसका समाधान लिखेंगे, इसका डिसीजन 22 भाषा में ही देंगे आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सी भाषा में चाहो उसका समाधान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 350 होगा, 350 का फिर ए आता है और 350 का फिर आर्टिकल बी आता है। कैसा आर्टिकल है ये कब जोड़े गए थे? ऐसा कहा जाता है दोनों आर्टिकल बाय द कौन से द्वारा? बाय द 7 संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़े गए थे। ये आर्टिकल बहुत बात शुरू में जोड़ दिए थे। और 350 आर्टिकल क्या कहता है? बहुत सिंपल है। इसमें कहता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है आपकी, जो प्राइमरी एजुकेशन आपकी वो हर आदमी को अधिकार है, हर बच्चे को अधिकार है कि वो अपनी मदर टंग में ले सकता है। यानी कि जो माता उसकी भाषा बोलती है उस भाषा में ही वो सीख सकता है प्राइमरी एजुकेशन। यानी कि 1 से 5वीं तक की जो शिक्षा है वो अपनी मदर टंग में ही ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि आर्टिकल 350 का है जो प्राइमरी एजुकेशन यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की जो एजुकेशन होगा वो अपनी मदर टंग के द्वारा ही सीख सकता है, उसको भी मान्यता दी जाएगी। और 350 में कहा गया कि जो भाषा अल्पसंख्यक है, जो भाषीय अल्पसंख्यक है, तो भाषीय अल्पसंख्यकों के लिए अलग से यानी कि एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा, स्पेशल ऑफिसर्स नियुक्त किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट द्वारा, ये भी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ये भी सुन लीजिएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल 350 के बी में क्या? तो भाषा समूह के लिए एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। और देखिएगा कि भाषा अफसरों का शोषण तो नहीं हो रहा है कहीं पे उसका, तो सबकी जांच पड़ताल करने के लिए। और 350 का ये क्या कहता है कि प्राइमरी एजुकेशन 1 to 5 वाली एजुकेशन वो मदर टंग में की जाएगी, और जो मदर टंग में अधिकार है उसको पाने का, उसको लेने का अधिकार शिक्षक को 1 से 5 तक का। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 351 क्या कहता है? 351 यानी कि यहां पे क्या था? द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, यानी कि हम हिंदी भाषा का जितना भी डेवलपमेंट कर सकते हैं वो आर्टिकल 351 में दिया हुआ है। तो हमारे सारे आर्टिकल क्लियर हो गए। आराम से वीडियो को पॉज करके देखना, कोई दिक्कत हो तो बताना, मैंने यहां तो बता दिया। तो आर्टिकल 351 कहता है द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, यानी कि हिंदी भाषा का विकास किया जाएगा, उसका सुधार किया जाएगा, ठीक है। वो आर्टिकल 351 में दिया हुआ, काफी अच्छा आर्टिकल्स है। तो यहां तक हमारे आर्टिकल्स पूरे हो जाते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, मैंने कल बताया था, इसके पहले मैंने वीडियो में लेक्चर में डाला था आपसे कि भारत में जो क्लासिकल भाषाएं कितनी है, तो आपने कहा था सर 6 लैंग्वेजेस आपने कल ही बताई थी। सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज बनती है? तो ये जरूर पूछा जाता है कि पहली बार क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी बनी। तो कल बात हुई थी तो मैंने कहा था सबसे पहले तमिल भाषा बनी 2004 में, उसे क्लासिकल का दर्जा दिया गया था। फिर 2005 में संस्कृत दिया गया था, और सबसे लास्ट में ओडिशा भाषा को दर्जा दिया गया था 2014 में 20 फरवरी को। तो ये देखा 4 क्लासिकल लैंग्वेज है। और क्लासिकल लैंग्वेज बनने का ये होता है कि पहले से वो चीजें पहले से ही बहुत पुराने समय से वो लैंग्वेज है, उसका अपना साहित्यिक महत्व है, और वो साहित्य महत्व खत्म नहीं हुआ, वो भी चल रहा है, उसका साहित्य महत्व अब भी है, उसका अभी लिटरेचर इंपोर्टेंस अब भी बढ़ती जा रही है उसकी। तो ये नहीं कह सकते। और उसके लिए यूजीसी है वो भी फाइनेंस अनुदान देता है और पुरस्कार भी दिए जाते हैं क्लासिकल लैंग्वेज के लिए, क्लासिकल लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए। तो आर्टिकल आपका 343 से 351 तक होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मैसेज कर देना, आपके यूट्यूब चैनल पे साफ होगा। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।